हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ का आज 10वां पार्ट है और हम आज इस पार्ट में 146 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 146। इसमें बोला गया है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु के चिप्स को हटाने की विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए ब्रश, ऑप्शन नंबर बी वायर ब्रश, ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप और ऑप्शन नंबर डी चॉक पाउडर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप ऐसा क्यों है? अभी आप लोग को कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं वायर ब्रश भी हो सकता है। आप लोग सही हो, वायर ब्रश भी हो सकता है, लेकिन वायर ब्रश की एक खराबी ये है कि अगर इसको नई फाइल पे हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, दांतों को नुकसान पहुंचाता है और पिच को ख़राब कर देता है, जिसके कारण फाइल डैमेज हो जाती है। इसलिए हम लोग कॉपर स्ट्रिप रखते हैं। कॉपर स्ट्रिप कहती है एक टुकड़ा होता है कॉपर, कॉपर स्ट्रिप भी रखते हैं हम लोग, कभी कभी ब्रास स्ट्रिप भी रखते हैं, मतलब पीतल का एक टुकड़ा या फिर कॉपर का एक चौकोर टुकड़ा रखते हैं। उसे धीरे धीरे वो दांतों पर रगड़ते हैं, जिससे क्या होता है कॉपर मुलायम होती है और दांतों को कोई नुकसान भी नहीं होता है, हमारी जो फाइल होती है उसको, और मटेरियल आराम से रिमूव हो जाता है। ठीक है। अब स्टील कार्ड से अगर हम साफ़ कर रहे हैं तो क्या होगा, स्टील कार्ड जिसे हम वायर ब्रश कहते हैं, तो क्या वो कटिंग एज ख़राब हो जाती है। ठीक है, हमको कटिंग एज को अपने बचाना है, इसीलिए हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, कॉपर स्ट्रिप का। तो चलिए आगे चलते हैं, 147 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या बोला है। 147 नंबर क्वेश्चन में बोला है छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है, आप उसको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पाइप वॉइस, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए पिन वॉइस, ऑप्शन नंबर बी पाइप वॉइस, ऑप्शन नंबर सी हैंड वॉइस या ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर्स वॉइस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी टूल मेकर्स वॉइस। जो टूल मेकर्स वॉइस होती है, इसके बारे में अदर डिटेल हम लोग देखेंगे। जो टूल मेकर वाइज होती है, इसका जो मटेरियल होता है हमारा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसका मटेरियल होगा, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़ने के लिए, जिस पे क्या करना होगा हमको, जिस पे हमको ड्रिलिंग करनी हो या हमको फाइलिंग करनी हो या हमको मार्किंग करनी हो, उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं टूल मेकर्स वॉइस का। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं पिन वाइज की। जो पिन वाइज होती है, इसका प्रयोग भी छोटे पार्ट्स के लिए ही किया जाता है, लेकिन वो पार्ट कैसा होना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर हो। जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सर्कुलर हो, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और मेन बात होती है कि जो पिन वाइज का जो चक होता है वो कैसा चक होता है, वो होता है कॉलेट चक। कैसा होता है, कॉलेट चक होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं पाइप वाइज। पाइप वाइज की बात करें तो इसका प्रयोग कैसा है, किसे पकड़ने किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूब या पाइप होती है जो, उसको पकड़ने के लिए किया जाता है जब थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग हैंड वाइज। हैंड वाइज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हैंड वाइज का प्रयोग होता है वो भी हम लोग छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए ही करते हैं, जैसे स्क्रू हो गया, रिविट हो गया, कीज़ हो गई, स्मॉल ड्रिल्स हो गई, उसके लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें बस इतना ही। आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर हमने बता ही दिया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है टूल मेकर्स वॉइस। आगे चलते हैं, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन में बोला है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी ऑल हार्ड ब्लेड, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ब्लेड या ऑप्शन नंबर डी डायमंड ब्लेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ब्लेड। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड ही क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि जो फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है उसका जो टीथ वाला पार्ट होता है केवल वो हार्ड किया जाता है, जबकि अदर जो पार्ट होता है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, अगर बात करेंगे ऑल हार्ड ब्लेड की, अगर इसकी तुलना की जाए ऑल हार्ड ब्लेड से, तो ऑल हार्ड ब्लेड क्या होता है, तो पूरी हार्ड होती है, पूरी ब्लेड के पूरी सरफेस क्या करते हैं हम लोग हार्ड करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल ब्लेड क्या होता है, सिर्फ दांतें हार्ड करते हैं। ठीक है, और ऑल हार्ड जो ब्लेड होती है वो किसको काटने के लिए प्रयोग की जाती है? ये जो ब्लेड होती है वो किसको काटने के लिए, जैसे हाई कार्बन स्टील का कोई मटेरियल हो उसका काटना हो हमको, या डाई स्टील हो, जो डाई बनाने वाली स्टील होती है उसको काटना हो,
या टूल स्टील हो उसको काटना हो, तो तीनों के लिए हम लोग उसका यूज़ करेंगे, ऑल हार्ड ब्लेड का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं 149 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला है। 149 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लैट चीजल, ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन नंबर सी पंचिंग चीजल, या ऑप्शन नंबर डी डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्रॉस कट चीजल। इसका राइट आंसर है क्रॉस कट चीजल, इसका राइट आंसर है। फ्लैट छेनी मैं अपनी पुरानी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और डायमंड पॉइंट भी बता चुका हूँ। अब ये जो पंचिंग चीजल की बात कर रहा है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो पंचिंग चीजल ऐसा क्या है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। पंचिंग चीजल का ही दूसरा नाम है वेब चीजल। पंचिंग चीजल का ही दूसरा नाम क्या है, वेब चीजल इसका नाम है। और वेब चीजल का यूज़ कहाँ किया जाता है, चेन ड्रिलिंग में किया जाता है। अगर आपको ये सभी चीज़ल अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो पढ़ना शुरू करिए को, जो 1 नंबर वीडियो से आप स्टार्ट करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल उसमें मिलेगी। और अगर आपको वहाँ जाना है तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलिए और वहाँ पे क्लिक करिए उसके लिंक पर। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। 150 नंबर में क्या बोला गया है। 150 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हथौड़े में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देख लेते हैं। चलिए, ये एक डायग्राम हम लोग को दे रखा है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम हमसे पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए है पिन, ऑप्शन नंबर बी फेस, ऑप्शन नंबर सी चीक, या ऑप्शन नंबर डी आई होल। तो बात कर रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग जो ये है इसकी बात कर रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये होता है ऑप्शन नंबर ए पिन होता है। फेस की बात करें, फेस ये नीचे वाला पार्ट हो गया आपका फेस हो गया। चीक की बात करेंगे तो ये बीच वाला पार्ट आपका चीक हो गया, जहाँ पे हम लोग इसका वेट लिखा जाता है चीक पे ही। और आई होल ये जहाँ वेज लगाते हैं हम लोग, ठीक है। ये गोल सिरा क्या कराता है, ये अंडाकार, यही आई होल होता है। आगे चलते हैं हम लोग 151 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 151 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए छेनी का फिसलने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कोने की खुदाई को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति देने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी एज कटिंग एज को कार में घुमाव देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। अच्छा, ये क्राउनिंग क्या होता है, जो छेनी की क्राउनिंग की ये बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, अगर ये आपका छेनी है, ये इसका क्या है एक्सिस हो गई, ये हो गया तीर, तो इसके तीर में थोड़ा सा ऐसा हल्का सा वक्राकार सरफेस दे देते हैं, यही क्राउनिंग कहलाती है। उससे क्या होता है कि वो कोने की जो खुदाई होती है, कोने पे डेंट नहीं पड़ते हैं बस मटेरियल के, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्राउनिंग की अगर बात करोगे, अगर कुछ और भी देख लेते हैं क्राउनिंग में, तो वो जो जैसे एक मिनट, ये अगर हम लोग एक्सिस की बात करते हैं, ये चीज़ल हो गई, ये एक्सिस हो गई, तो ये जो हिस्सा यही क्राउनिंग हो गया। इसी को बोला जाता है कॉन्वेक्सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्सिटी बोला जाता है। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है क्राउनिंग। क्या बोला जाता है, क्राउनिंग। जिसके कारण जब काटते समय या चिपिंग करते समय चीज़ल का कोना भी नहीं टूटता है और डैमेज भी नहीं होता है सरफेस, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं 152 नंबर क्वेश्चन में। 152 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। ऑप्शन नंबर ए है लिप कोण को घटाकर, ऑप्शन नंबर बी रैक कोण को बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी क्लीयरेंस कोण को बढ़ाकर, या ऑप्शन नंबर डी टूल वेज को घटाकर। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। ऐसा क्यों है, इसे हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम हम लोग। ये देखिए हम लोग ने डायग्राम, ये डायग्राम है, उसमें ये नहीं दिया है कि ये चीज़ल है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि वो कटिंग जो टूल है वो चीज़ल है। तो इसमें देख लेते हैं, हमको ये पता है कि अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमारा जो है वो है क्लियरेंस एंगल। और उसके बाद ये क्या है, गामा जो हमारा क्या है रैक एंगल है। और ये बीटा क्या है हमारा पॉइंट एंगल है। तो हमने वहाँ जो आंसर मैंने बोला है, मैंने कहा है कि क्लियरेंस एंगल को अगर बढ़ा देंगे तो फिसलेगा नहीं। तो अगर आप देखिए क्लियरेंस एंगल अभी यहाँ कितना है, क्लियरेंस एंगल अभी यहाँ पे कितना है, ये है,
ये आपका क्या है, क्लियरेंस एंगल। अगर हम इसको बढ़ा देंगे तो चीज़ल और दूर हो जाएगी, यहाँ कहीं आएगी चीज़ल, तो क्या होगा, ये फिसलेगी नहीं। अगर हैमरिंग यहाँ पे हम लोग करेंगे, इस पोजीशन में हैमरिंग करेंगे तो डायरेक्ट वो मटेरियल को कट करेगी, फिसलने की संभावना कम हो जाएगी, फिसलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ऐसा है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं बैक में। तो पीछे से हम लोगों ने डायग्राम में देख लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। आगे चलते हैं 153 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 153 में क्या बोला गया है, 153 में बोला गया है धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए टेनेसिटी, ऑप्शन नंबर ए टेनासिटी, ऑप्शन नंबर बी हार्डनेस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटलनेस, या ऑप्शन नंबर डी टफनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टफनेस आपका सही है। टफनेस क्यों सही है, क्योंकि टफनेस को ही हिंदी में बोलते हैं, टफनेस का हिंदी मीनिंग क्या है, कड़ापन, या इससे बोला जाता है चीमड़पन। और ये क्या करता है, ये अगर गुण है किसी प्रॉपर्टी, किसी धातु में अगर ये टफनेस का गुण है तो वो क्या करेगी, वो धातु को टूटने, झटके और कंपन को सहन कर सकती है। मतलब झटके और कंपन को सहन करने वाली प्रॉपर्टी टफनेस होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग भंगुरता की बात करते हैं। तो भंगुरता जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटलनेस, अगर ये किसी धातु में तो क्या होगा, अगर ये है तो वो क्या होगा, जब हम बल लगाएंगे उस धातु पर तो वो टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगी। हार्डनेस की बात करेंगे, हार्डनेस जिसे हम बोलते हैं कठोरता, इसके होने से क्या होगा, ये क्या होगा, अगर किसी मेटल में है तो धातु घिसने का, कटने का और खुरचने का विरोध करती है, अगर हार्डनेस की प्रॉपर्टी है। अब एक बच गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है टेनासिटी। टेनासिटी जो होता है इसको हिंदी में बोला जाता है लघिष्णुता या दृढ़ता। टेनासिटी क्या बोला जाता है, लघिष्णुता ही बोला जाता है और दृढ़ता ही बोला जाता है। अगर ये प्रॉपर्टी है किसी धातु में तो वो क्या करेगी, खिंचाव बल जो होता है, टेंसाइल फोर्स, उसका वो सहन कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी टफनेस इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं 154 नंबर क्वेश्चन में, इसमें क्या बोला गया है देखते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी बैरल, ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी रैचेट स्टॉप। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर ए एनविल। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं 155 नंबर क्वेश्चन में। 155 नंबर क्वेश्चन बोला है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, इसे हमको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वर्नियर माइक्रोमीटर, या ऑप्शन नंबर डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेप्थ माइक्रोमीटर। और डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज़ क्या होता है, डेप्थ माइक्रोमीटर जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसी बोर हो, कोई बोर हो, या फिर काउंटर बोर अगर हो, या फिर स्लॉट्स हो कोई, या फिर कोई ग्रूव हो, या कोई होल हो। इतने सारी चीज़ों में ये क्या होता है, इसकी गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मान लो गहराई ज़्यादा है, अगर हम मानते हैं कि गहराई ज़्यादा है, तो अगर गहराई ज़्यादा होगी तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग करते हैं। एक्सटेंशन रॉड का हम लोग प्रयोग करते हैं, एक्सटेंशन रॉड का हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक्सटेंशन रॉड जो आती हैं वो रेंज में आती हैं, जो होती है कितनी रेंज में आती हैं, रेंज में आती हैं। और रेंज की अगर बात करोगे तो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 तक आती है। और अगर बात करेंगे, कंपैरिजन करें अगर आउटसाइड माइक्रोमीटर से, तो आउटसाइड जो माइक्रोमीटर की अपेक्षा इसमें जो अंश जो होता है वो विपरीत दिशा में बना रहता है। अंश जो होता है, ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसमें अंश होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में, वो आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है उसकी अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोग समझ गए होंगे क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर है।
आगे चलते हैं, देखते हैं 156 नंबर क्वेश्चन में इसमें क्या बोला है। 156 में बोला है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्बर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सॉकेट्स द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्लीव द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी विशेष क्लैंप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्बर के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। अगर बात करेंगे आर्बर की तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग देखिए, ड्रिल दो प्रकार की होती है, दो सैंक होती है। एक होती है टेपर सैंक, एक होती है हमारी स्ट्रेट सैंक। जो स्ट्रेट सैंक वाली ड्रिल होती है उसको ड्रिल चक में पकड़ते हैं हम लोग, और जो टेपर सैंक वाली जो ड्रिल होती है उसको किस में पकड़ा जाता है, स्लीव सॉकेट में पकड़ा जाता है। अब ड्रिल चक क्या होता है, ड्रिल चक पर आर्बर लगाया जाता है और उसे मशीन के स्पिंडल में लगा दिया जाता है। आर्बर लगा के ड्रिल चक पर लगा दिया जाता है। अब स्लीव और सॉकेट जो चीज़ें हैं, सॉकेट क्या होता है, ड्रिल चक का ऊपरी सिरे और पे जो लगा होता है, जो डायरेक्ट ड्रिल चक फिट हो जाता है स्पिंडल में, वो होता है सॉकेट। और सॉकेट जब हमारा छोटा पड़ जाता है स्पिंडल से, ड्रिल के स्पिंडल से, तो उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग, स्लीव। तो सबका अलग अलग यूज़ है और सभी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो हम लोग अब देख चुके हैं 156 नंबर का आंसर क्या होगा, आर्बर। तो आगे चलते हैं 157 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग क्या बोला है। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कराया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या ऑप्शन नंबर डी संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। और रेडियल ड्रिलिंग की मशीन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था। चलिए एक बार और देख लेते हैं ज़रा इसको डिटेल में। चलिए पीछे ये देखिए रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, हमारा डायग्राम आ गया है। अब आप देख सकते हो ये क्या है, आपका कॉलम है। ये सिरा क्या है, कॉलम है। ये क्या है, रेडियल आर्म है, रेडियल आर्म। ये जो पूरी है ये रेडियल आर्म आपको दिख रही है, सीधे वाला भाग, ये पूरा रेडियल आर्म है। ये आपका क्या है, बेस हो गया, ये पूरा ये क्या है, बेस हो गया। ये आपका टेबल है जिस पे आप जॉब बांधोगे, भारी कार्यों के लिए यूज़ होती है। मतलब आप जॉब को मूवमेंट नहीं दे सकते, जॉब अपनी जगह पर फिक्स होगा, मूवमेंट आप किसको दोगे, आप रेडियल आर्म को मूवमेंट दोगे। ये पूरा 360 रोटेट करती है, 360 रोटेट करती है। और आर्म जो होती है रेडियल आर्म, अप एंड डाउन वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्या हो गया, स्पिंडल हो गया। ये आपका ड्रिलिंग हेड है, ड्रिलिंग हेड होगा, ड्रिलिंग हेड है ये। और ये आपकी लगी है मोटर। मोटर क्या करती है, स्पिंडल को यहाँ पे घुमाने का कार्य करती है। एक मोटर और लगी हुई है जो कि यहाँ पे है। ये क्या करती है, ये आर्म को जो होती है पावर देती है, आर्म को पावर देती है। मतलब आर्म को अप एंड डाउन और हेड को लेफ़्ट टू राइट मूव कराती है। ठीक है, तो आर्म क्या होता है, यहाँ से जो ये सिरा आप देख रहे हो, ये जो सिरा होता है, हेड वाला सिरा, इसको आप किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्यों हुआ, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट कहीं भी जा सकती है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो बोला गया था उसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। अब चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन में। 158 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए BA थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी BSF थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी BSW थ्रेड, या ऑप्शन नंबर डी एक्मे थ्रेड। तो इसका राइट आंसर है 158 का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी BSW थ्रेड। BSW थ्रेड जो होती है, BSW थ्रेड जो होती है, इसका BSW क्यों, जो नाम BSW, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था यूनाइटेड किंगडम, यूके ने। आविष्कारक कौन है, यूनाइटेड किंगडम यूके ने किया था। और BSW का जो एंगल की बात करेंगे, एंगल होता है इसका 55 डिग्री। और ये जो 55 डिग्री जो एंगल है आपका, ये BSF थ्रेड का भी एंगल होता है। ध्यान देने वाली बात है, BSF का भी एंगल 55 डिग्री होता है। और इसमें जो पिच होती है, BSW की जो पिच होती है वो किस में होती है, इंच में होती है। कैसा होता है, इंच में ली जाती है। ठीक है,
आगे चलते हैं, देखते हैं और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग बीए थ्रेड की बात करेंगे तो बीए का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। क्या? ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इसका है, और इसका एंगल होता है 47.5 डिग्री। 47.5 इसका एंगल होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? अगर हम बात करेंगे बीए थ्रेड का, तो बीए थ्रेड जो होती है कहाँ प्रयोग की जाती है? तो ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उसमें, या हम लोग जो वॉच यूज़ करते हैं उसमें, या फिर जो कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें हम लोग इस थ्रेड का प्रयोग करते हैं। किस थ्रेड का? ब्रिटिश एसोसिएशन, जिसे बीए थ्रेड भी बोला जाता है। आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी अगर देखेंगे, बीएसएफ थ्रेड। तो बीएसएफ जो थ्रेड होती है इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, और इसका एंगल होता है 55 डिग्री, जैसा कि मैं पहले अभी इसी क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि बीएसएफ थ्रेड और बीएसडब्ल्यू जो थ्रेड होती है दोनों का एंगल कितना होता है? 55 डिग्री एंगल होता है। और इसकी बात करते हैं कि बीएसएफ जो थ्रेड होती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग किया जाता है हम लोग एरोप्लेन इंडस्ट्री में। कहाँ पे? एरोप्लेन इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, एक्मे थ्रेड बचा है हमारा। जो एक्मे थ्रेड हमारी होती है इसका जो एंगल होता है 29 डिग्री। कितना होता है? 29 डिग्री इसका एंगल होता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है एक्मे थ्रेड का? एक्मे थ्रेड का प्रयोग किया जाता है लेथ के, जो हमारी लेथ होती है उसके लीड स्क्रू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को पता ही चल गया होगा, मैंने जैसा बताया था कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है बीएसडब्ल्यू थ्रेड, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ थ्रेड। आगे चलते हैं, 159 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें बोला गया है इस टैप रिंच का क्या नाम है? ये डायग्राम दे दिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या बोला गया है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन नंबर सी टी हैंडल टैप रिंच, या ऑप्शन नंबर डी एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर है इसका, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159 का ऑप्शन नंबर बी सॉलिड टाइप टैप रिंच। सॉलिड टाइप का टैप रिंच की खासियत क्या होती है अगर बात करेंगे, तो सॉलिड टाइप टैप रिंच जो होता है ये, यहाँ आप देख रहे होगे, ये जो इसका हेड है इसमें एक खांचा ये कटा है, एक खांचा ये कटा है। मतलब ये जो टैप रिंच होता है इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो सॉलिड होगा, इसको कम ज़्यादा हम लोग इसके डायमेंशन को नहीं कर सकते हैं, और एक ही हेड में दो या दो से अधिक खांचे कटे होते हैं, और दो या दो अधिक खांचे कटे होते हैं, लेकिन इसमें जिस खांचे के लिए जो टैप यूज़ होगा हमेशा वही यूज़ होता है, क्योंकि इसकी डायमेंशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब डायमेंशन बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। अब इसकी जो मटेरियल की हम बात करेंगे, मटेरियल क्या होता है इसका? माइल्ड स्टील का ये प्रयोग किया जाता है। कैसा प्रयोग किया जाता है? माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या है। अगर बात करेंगे हम लोग टी हैंडल टैप रिंच, जो टी हैंडल टैप रिंच होता है ये मैं पहले भी वीडियो में एक बार बता चुका हूँ इसके बारे में। जो टी हैंडल टैप रिंच होता है वो क्या क्या प्रयोग किया था? जहाँ हमको गहराई में हमको टैपिंग करनी होती है, मतलब डेप्थ में जहाँ पे टैपिंग करनी होती है, डेप्थ में हमको जहाँ पे टैपिंग करनी होती है वहाँ पे टी हैंडल टैप रिंच होता है। इसका हम लोग चलिए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए टी हैंडल टैप रिंच का ये डायग्राम है, और डायग्राम के हिसाब से अगर हम समझते हैं तो ये देखिए टी सेक्शन बना रहा है, इसी वजह से इसको टी हैंडल बोलते हैं। यहाँ आपका टैप लगता है, यहाँ आपका क्या लगता है? टैप लगाया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे जो टैप के इधर से लेकर यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, और टैप लगने के बाद ये दूरी और भी बढ़ जाती है। इस वजह से गहराई में जो टैपिंग करनी होती है वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं जो ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है? एडजस्टेबल टैप रेंज। अब जो एडजस्टेबल टैप रेंज होता है वो कैसा होता है? जो एडजस्टेबल टैप रेंज होता है, जैसा कि एडजस्टेबल से हम लोग क्या पता चल रहा है कि ये एडजस्ट किया जा सकता है, मतलब ये क्या होता है, इसकी डायमेंशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो जबड़े होते हैं, जिसमें से एक हमारा फिक्स होगा और दूसरा कैसा होता है, मूवेबल होता है। मतलब एक फिक्स रहता है अपनी पोजीशन में, दूसरा मूव कर सकता है। और इसमें इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें क्या होता है, अलग अलग साइज के टैप पकड़े जा सकते हैं। चलिए इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं कैसा होता है देखने में। ये देखिए एडजस्टेबल टाइप टैप रिंच का ये डायग्राम है। जबड़े की बात करेंगे तो ये देखिए एक जबड़ा ये है और एक जबड़ा ये है। अब इसमें क्या होगा, ये देखिए आप देख रहे हो ये थ्रेड है, ये कौन सा पार्ट है, ये थ्रेड है। कैसा है, ये थ्रेड है यहाँ पे। तो मतलब मूवेबल पार्ट कौन सा है, ये आपका मूवेबल है। और ये कैसा है, ये आपका फिक्स है। दो हैंडल आपके पास हैं, एक इधर है, दोनों में नर्लिंग हुई है। और इसको आप जब रोटेट कराओगे, क्लॉक एंटी क्लॉक जब घुमाओगे तो ये ढीला और टाइट होता है। और बीच वाले पोर्शन में देखिए आप 90 डिग्री का लगभग एंगल है, स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टैप पकड़ते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हुआ यहाँ पे आप डायग्राम से, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड टाइप टैप रेंज। चलिए चलते हैं आगे 160 नंबर क्वेश्चन में। 160 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। टैप ड्रिल साइज की गणना कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। ऑप्शन नंबर बी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू डेप्थ। ऑप्शन नंबर सी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 प्लस डेप्थ। या ऑप्शन नंबर डी टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 प्लस डेप्थ। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ। अब ये जो फॉर्मूला है ये टैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इंटरनल थ्रेड होती है, बनानी होती है, और टैप, इसी वजह से यहाँ पे टैप यूज़ होता है। इस जो ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने कई सवाल पहले वाली वीडियोस में कराए हैं। अगर आपको वो सवाल करने हैं और भी डिटेल जाननी है इसके बारे में, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग 161 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। और चलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।